Good morning, students. Today we are going to start chapter 4 of social and political life, that is laws and democracy. This chapter is about law, that what law is, what is the rule of law, and also about how we can make new law and how the law and public opinion are related to each other, and also about the enactment of a new law, which is right to education. Okay, so let's start. What is law? Law is a system of rules and guidelines that are used to regulate the life of the people. लॉ क्या है? लॉ एक सिस्टम है रूल्स और गाइडलाइंस का, जो कि यूज़ करता है लोगों की लाइफ को रेगुलेशन में, ठीक है, रेगुलेट करने में। लॉज हमें हेल्प करते हैं जिससे कि सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन हो सके। बिना लॉ के जो है बहुत ज़्यादा जो है केओस होगा, और हर कोई जो है वो ये चाहेगा कि वो अपनी चीज़ें अपनी तरीके से करे। सो बहुत ज़रूरी होता है रूलिंग अथॉरिटी के लिए कि जो लोगों की लाइफ है, जो रह रहे हैं वहाँ पे, उनको उनकी लाइफ को रेगुलेट करे कि लॉज की हेल्प से, ठीक है। लेकिन लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। जो भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे वो आदमी हो, मीन्स चाहे वो मैन हो या विमेन हो, रिच हो पुअर हो, अपर क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास, मीन्स कोई अमीर हो या गरीब हो, सबको इक्वली जो है लॉ से बाउंड किया जाना चाहिए और सबको इक्वल पनिशमेंट देनी चाहिए अगर उसमें से कोई भी जो है वो लॉ को तोड़े, ठीक है, वायलेट करे। इक्वालिटी बिफोर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको जो है जो लॉ का आइडियल रूल है उसको अचीव करना है तो, ठीक है। मनुस्मृति, जिसको हम लॉज ऑफ मानू भी बोलते हैं, ये सबसे पहला जो है रिटन रेफरेंस है लॉज का। ये कलेक्शन है डिस्कोर्स का जो कि राजा मानू ने दिया था लॉज के लिए सारे सोशल क्लासेस को। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिस बन गया था जितना भी फ्यूचर धर्मशास्त्र था उसके लिए, जो मनुस्मृति था, ठीक है। सेकेंड फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो रिटन लॉ का है तो वो है कोड ऑफ हम्मुराबी, जो कि 1772 बिफोर क्राइस्ट एरा में जो है उसकी मिला था। इसके जो किंग थे, किंग ऑफ बेबीलोन हम्मुराबी, उन्होंने कोड लिखा था जो कि आपको उस वक्त के उस टाइम के जो है क्ले टैबलेट्स होती थी उसमें जो है वो एनग्रेव किया गया था। कोड में एटलीस्ट जो है 282 लॉज थे जो कि मेंशन करते थे पनिशमेंट। अगर कोई भी लॉ, अगर आप कोई भी कानून को तोड़ रहे हो तो उसमें 282 लॉ थे जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो पनिशमेंट दी जाती थी। रूल ऑफ लॉ, जब इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में था, मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर में था, तो हमारी कंट्री के लोगों को बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ और लॉज को का सामना करना पड़ा था, उन्हें मानना पड़ा था। जैसे कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंडियन स्टेट पे कब्ज़ा कर सकती थी अगर उस स्टेट के राजा की डेथ हो गई या फिर उनका खुद का कोई बेटा नहीं है। दूसरा जो था ब्रिटिशर्स ने किया था, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। इसमें ये लिखा था कि जो इंडियन न्यूज़पेपर्स होंगे, मीन्स जो इंडियन लैंग्वेज में लिखे हुए न्यूज़पेपर्स होंगे, उन्हें स्क्रूटनी और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है गवर्नमेंट के थ्रू उसे पास करना पड़ेगा, मतलब उसको उस रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू उन पे लगाया जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में इम्पोज नहीं किए गए थे। सिमिलरली 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया था जिसने ऑथराइज़ किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर किसी के भी ऊपर टेररिस्ट होने का सस्पेक्ट है, मतलब उन्हें शक है, तो बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में उसे दिखाए हुए जो है वो उसको बंदी बना सकते थे। इसके जो रॉलेट एक्ट था उसके प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग में एक बहुत ही पीसफुल सा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन क्या नाम है, ये इसका जो है जनरल डायर की कहने पे जो है वहाँ पे गोली चलवा दी गई थी वहाँ के लोगों के ऊपर, जो कि जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर इसका रिज़ल्ट था। हमने ये भी पढ़ा है कि सॉल्ट लॉ बैन हो गया था कि जो सॉल्ट है वो इंडियंस नहीं बनाएंगे, और गांधी जी ने डांडी मार्च करके जो है प्रोटेस्ट किया था इस लॉ के अगेंस्ट। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की थी वो ये चाहते थे कि कोई भी ऐसा आर्बिट्री लॉ ना हो कंट्री में, ठीक है। जितने भी लोग हैं इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो सारे लोग लॉ के सामने इक्वल हों और उनको जो है वो लॉ के सामने वो इक्वल हों और उनके लिए लॉ इक्वल हो, ठीक है। इस तरीके की कुछ उनकी थिंकिंग थी जब उन्होंने लॉ की ड्राफ्टिंग करी थी।
जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करी थी, उन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ को ही आइडिया को चूज़ किया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। रूल ऑफ लॉ क्या करता है, वो एक क्रिएट करता है इक्वालिटी सोसाइटी में। पार्लियामेंट जो है वो न्यू लॉज़ को पास करता है और साथ ही साथ जो पुराने लॉज हैं उनको भी रिवाइज़ करता रहता है, जिससे कि जो लोगों की नीड है, जो चेंज हो रही है सोसाइटी की नीड, उससे वो मीटअप कर सके रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे। ओके, द मेकिंग ऑफ न्यू लॉज। द चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी रेजेस द नीड फॉर न्यू लॉज। मीन्स जो सोसाइटी का चेंजिंग नेचर है वो क्या कर रहा है, वो इस चीज़ को नीड, जो भी न्यू लॉ की नीड है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ा रहा है, जिसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए, बहुत ही सेंसिटिव होता है कि वो जो लोगों की नीड है उसको फुलफ़िल करे। जो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ न्यू लॉ को अडॉप्ट करे और जो पुराने लॉज है उनको मॉडिफाई करती रहे। हर सिटीज़न जो होता है कंट्री का, वो बाउंडेड होता है कुछ लॉ के थ्रू, तो गवर्नमेंट को जो है थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है, ध्यान रखना होता है लॉज की फ्रेमिंग के टाइम पे। एक पर्टिकुलर लॉ हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि वो जो है दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट हो, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, उनके लिए बेनिफिशियल ना हो। इस तरीके की सिचुएशन में गवर्नमेंट को जो है वो मॉडिफाई करना होता है जो भी प्रोविजंस वो लॉ में देती हैं, जिससे कि कोई भी अननेसेसरी टेंशन जो है वो किसी भी कम्युनिटी में ना हो। लॉज एंड पब्लिक ओपिनियन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी होते हैं वो आवाज़ उठाते हैं उसके लिए कि उन्हें इस तरीके की लॉ की ज़रूरत है। वो कैंपेन करते हैं मीडिया जैसे कि टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स में, जिससे कि पब्लिक ओपिनियन को जो है वो जनरेट कर सकें। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, वो लोगों का ओपिनियन होता है, ओपिनियन ऑफ द पीपल। सो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है वो लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के ही थ्रू होता है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसको आप कंसिडर करो। अगर वो कन्विंस्ड हैं कि अगर उन्हें लगता है कि हाँ एक न्यू लॉ नेसेसरी है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, तब जो है प्रोसेस ऑफ जो होता है फ्रेमिंग लॉज वो स्टार्ट होता है, लॉ की फ्रेमिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। पब्लिक ओपिनियन और मीडिया दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉ की फ्रेमिंग में। जो स्ट्रेंथ होती है डेमोक्रेसी की वो लाई करती है कि जो ओपिनियन है लोगों का, ठीक है, पब्लिक का जो ओपिनियन है वो उसको कितना जो है रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की वो कॉन्स्टेंटली जो है वो लोगों के ओपिनियन को चेंज करती रहती है। पब्लिक ओपिनियन जो है वो कंट्रोल करता है और चेक करता है कि गवर्नमेंट जो है वो इररिस्पॉन्सिबल ना हो। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होती है, वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहती है जो लोगों को पसंद ना आए जब भी वो लॉ बनाती है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं हो सकता है कि उन्हें वो लॉ ना पसंद है, और जब जब नेक्स्ट टाइम वोटिंग हो या फिर इलेक्शन में वोट देना हो तो वो उनकी पार्टी को वोट ना दे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जब गवर्नमेंट कोई अनपॉपुलर लॉ बना देती है तो उस टाइम पे जो है हो सकता है कि जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में वो अपोज में आ जाए। ठीक है, सो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो है प्रायोरिटी दे पब्लिक ओपिनियन को। However, sometimes the government is forced to take some strong decisions and pass unpopular or controversial laws which might be beneficial for one section of the society and which might be essential for preserving peace in the सोसाइटी। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो फोर्स्ड हो जाती है कि वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले और कुछ ऐसा अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ को पास कर दे जो कि सोसाइटी के एक सेक्शन के लिए बेनिफिशियल हो और साथ ही साथ सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हो। तो पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं इन लॉज के अगेंस्ट में, और इनको जो है क्या बोलते हैं कर्ब, मतलब इन्हें दबाया जाता है पुलिस फोर्स के द्वारा। ठीक है, जब गवर्नमेंट जो है इम्पोर्टेंस देती है पब्लिक ओपिनियन को, लेकिन इसको ये भी मेंटेन करना होता है कि सोसाइटी में जो है वो ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन होके रहे। सो कभी कभी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इवन दो कि उस डिसीजन की वजह से जो है वो अनपॉपुलर हो जाए। द इनैक्टमेंट ऑफ अ न्यू लॉ, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस टाइम पे जो इंडिया का जो एजुकेशन का लेवल था कंट्री में वो बहुत ही बुरा था, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर था। जो गवर्नमेंट थी उसने इस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और साथ ही साथ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिससे कि वो एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सके। 1961 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का फॉर्मेशन हुआ था।
इसने एडवाइस किया था यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को अपने एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर के। ठीक है, फैक्ट बॉक्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया लैंड बिल जिसका एम है कि प्रोवाइड कर सके फेयर और कंपनसेशन। ठीक है, मतलब फेयर और जस्ट कंपनसेशन प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को और उनको जो कि अपने लिवलीहुड जो कि अपना जो है लिवलीहुड एक्विजिशन की वजह से खो देते हैं। ये बिल जो है पास हुआ था दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा से, और फिर बाद में ये लॉ बन गया था जब प्रेसिडेंट ने अपना उसे एसेंट दे दिया था। जो सबसे पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी एनपी, वो 1968 में आई थी। वो इसलिए आई थी कि कंपलसरी एजुकेशन कर दे सारे बच्चों को जिनकी एज 14 साल है, मतलब 14 साल के बच्चों को कंपलसरी था कि वो एजुकेशन ले। इसको बोलते हैं हम इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मींस इक्वलाइजेशन कर देना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी स्पेशली विमेन के लिए, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स बनाई गई, एडल्ट एजुकेशन, फिर ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों का जो है रिक्रूटमेंट किया गया, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से इंसेंटिव दिए गए चिल्ड्रन को डेली, मतलब जो भी स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चों को तो उन्हें इंसेंटिव्स दिए गए और न्यू इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने ये कंटिन्यूसली रियलाइज़ किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना, स्पेशली बच्चों को। इलिटरेसी की वजह से क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में। 1990s में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट। एक प्रोग्राम था जिसका एम ये था कि यूनिवर्सलाइजेशन कर दे एलिमेंट्री एजुकेशन को, जिससे कि फ्री एजुकेशन मिले चिल्ड्रन को जो कि 6 से 14 साल के बीच में है, और ये क्या बन गया, एक फंडामेंटल राइट बन गया। फाइनली 2000 राइट में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन RTE आया 2009 में, जिसमें इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट में इनैक्ट किया गया था। ये इफ़ेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2010 में। और इसका मतलब बेसिकली ये किस चीज़ को एम कर रहा था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले बच्चों को जो 6 से 14 साल के बीच में इंडिया में। राइट टू एजुकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, और ये एक्ट जो है वो आउटलाइन करता है कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो कि सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज़ की होती हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू।